अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूएस चाइना राइवलरी के हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं और अब हम जो न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं इस राइवलरी के अंदर उनको देखते हुए बात करेंगे। 21st सेंचुरी में यूएस चाइना की जो राइवलरी है वो किस साइड पे जा रही है। इसको मैंने दो फेज़ में डिवाइड किया है, 2016 से पहले और 2016 के बाद। 2016 से पहले यूएस के अंदर ये असम्पशन थी कि चाइना को ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेट किया जाए, इससे चाइना ज़्यादा ओपन और डेमोक्रेटिक होगा। लेकिन 2016 के बाद की रियलिटी देखें तो पता चलता है कि चाइना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ और चाइना ज़्यादा अथॉरिटेरियन स्टेट बन के उभरा और इसने अपनी इस वेल्थ को यूएस लेड ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए इस्तेमाल किया। अब चाइना को यूएसए अपना सबसे बड़ा कंपटीटर समझता है, जो यूएसए के लिए उसकी डोमेस्टिक जो मार्केट है उसके लिए भी ख़तरा है और बाकी उसका जो ग्लोबल वर्थ है यूएसए की उसके लिए भी चाइना ख़तरा है। यूएसए ये समझता है, ये ब्रोकिंग्स की रिपोर्ट है। अच्छा जी, इस राइवलरी को समझने से पहले आपको एक थ्यूसिडाइड ट्रैप के बारे में समझना होगा। थ्यूसिडाइड ट्रैप एंशिएंट ग्रीक्स की एक टर्म है, वहाँ उसके लिए यूटिलाइज होती थी कि जब एक पावर राइज कर रही हो तो दूसरी पावर जो ऑलरेडी पावरफुल है, जो ऑलरेडी डोमिनेट कर रही है, वो इसको पावर में आने से पहले कुचलने की कोशिश करेगी और इन दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। इसी तरह चाइना एंड यूएसए, चाइना जो है ये एक राइजिंग पावर है, राइज कर रही है, जबकि यूएसए ऑलरेडी एक ग्लोबल पावर को जो ग्लोबल पावर है, ग्लोबल ऑर्डर है उसको लीड कर रहा है। अब जब चाइना उभरेगा तो यूएसए चाइना को लाजमी रोकना चाहेगा और इसके नतीजे में जो कन्फ्लिक्ट है इनके दरमियान वो इनएविटेबल है। अब चाइना से लड़ने के लिए और उसके ट्रेड पार्टनर्स को पनिश करने के लिए यूएसए के लिए बड़े रिस्क क्रिएट हो जाते हैं। यूएसए के लिए जो सबसे बड़ा रिस्क है वो ये है कि उसको अपने जो पार्टनर्स हैं उनको हटाना पड़ता है, उनसे भी मसला उसका क्रिएट हो जाता है, वो उसका साथ नहीं देते चाइना के ख़िलाफ़। उसको अपने पार्टनर्स को भी संभालना है, अलाइज को भी टूटने से बचाना है और चाइना को भी टैकल करना है। ये यूएसए के लिए होना चाहिए। लेकिन यूएसए के जो अलाइज हैं वो उससे आपको पता है कि पिछले दिनों में काफ़ी मसला इनके दरमियान बढ़ रहा है, स्पेशली यूएसए एंड इटली के दरमियान, यूएस जर्मनी एंड यूएस फ्रांस के दरमियान भी ये इश्यूज़ क्रिएट हो चुके हैं। अब देखें, चाइना यूएस जो है वो एक राइजिंग पावर है, यूएस जो है डोमिनेंट पावर है, चाइना जो है ये एक राइजिंग पावर है, उभर रहा है। अब अगर इस यूएसए के जो पार्टनर्स हैं वो यूएसए का साथ दें तो ये चाइना को टैकल कर सकते हैं। लेकिन ये जो अलाइज हैं यूएसए के, इनके चाइना के साथ इकोनॉमिक टाइज़ हैं, इनकी इकोनॉमिक रिलेशंस हैं। चाइना की बनी हुई चीज़ों को ये ममालिक इस्तेमाल करते हैं जो यूएसए की निस्बत इनको चाइना से सस्ते में मिल जाती हैं। अब इस राइवलरी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके देखते हैं। एक है इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी, मार्केट्स के हवाले से। दूसरा हम टेक्नोलॉजी के हवाले से देखें तो टेक्नोलॉजी की डीकपलिंग के हवाले से इनकी राइवलरी है। तीसरी जियोपॉलिटिक्स के हवाले से और इनके अलायंसेस के हवाले से। ये 3 तरह के बैटल ग्राउंड्स हैं जो फ़िलहाल यूएस एंड चाइना के दरमियान लड़े जा रहे हैं। इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला बैटल ग्राउंड द फैक्ट्री, द वेपनाइजेशन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। इसको बड़े गौर से सुनिएगा। चाइना जो है कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करता है उसको वो एक्सेस में कर रहा होता है। लाइक के कोई चीज़ चाइना बनाता है, उसके 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, उनमें से 100 में से जो 30 यूनिट्स हैं वो चाइनीज़ अवाम चाइना अपने मुल्क के अंदर उनको कंज्यूम कर लेता है। लेकिन जो 70 यूनिट्स हैं उसको ये ओवरफ्लो करता है और ये जाते हैं ग्लोबल मार्केट में। चाइना जो भी चीज़ प्रोड्यूस करता है उसकी जो कॉस्ट होती है लो होती है। अब लो कॉस्ट की वजह से चाइनीज़ मेड प्रोडक्ट्स जो हैं जब ग्लोबल मार्केट में जाएंगी उनकी कीमतें सस्ती होंगी। जब उनकी कीमतें सस्ती होंगी तो दूसरे ममालिक की जो वही चीज़ें हैं वो नहीं बिक पाएंगी। इस तरह से चाइना उनके लिए जो दूसरे ममालिक की मार्केट्स हैं उनके लिए थ्रेट बन जाता है, ग्लोबल कंपटीटर
है यूएसए के लिए भी। यूएसए भी नहीं चाहता कि चाइना की चीज़ उससे ज़्यादा बिके, इसलिए उसने टैरिफ्स लगाए थे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बनाता है, फर्ज करें 100 बनाता है, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है उसमें से 30% तो तकरीबन चाइनीज़ खुद कंज्यूम करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। उनमें से 70% बाहर के ममालिक को भेजी जाती हैं। इन 70% की कीमत उन व्हीकल से कम होती है जो वो ममालिक खुद बना रहे हैं। जब अवाम ने परचेज़ करनी है तो वो जो चीज़ उन्हें सस्ते में अच्छी मिल रही है वो उसकी तरफ जाएगी, तो वो 70% जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो उनकी तरफ जाता है। और इस तरह से चाइना की जो इकॉनमी है वो ग्रो करती है, और बाकी जो यूएस एंड उसके जो अलायंस हैं उनकी मार्केट्स के लिए चाइना इस तरह से थ्रेट बनता है। चाइना के अंदर जो इकॉनमी का सिस्टम है उसमें कैपिटलिज्म नहीं है, जबकि यूएसए कैपिटलिज्म को फॉलो करता है। कैपिटलिज्म में जो मार्केट्स होती हैं वो चीज़ों के रेट तय करती हैं। मार्केट्स जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं वो डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन चाइना के केस में जो भी कंपनीज होंगी उनको चाइनी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, उनको सहूलत फ्राहम करती है, जिसके नतीजे में वो उनको ख़तरे का रिस्क कम रहता है। गवर्नमेंट उनको मुकम्मल सपोर्ट कर रही होती है, और गवर्नमेंट यहाँ पे फिर जो प्राइस हैं उनकी जो कीमत तय करनी है, जो प्राइस तय करनी है, उसमें भी चाइना की फिर गवर्नमेंट का असर रसूख होता है। अब चाइना की जो स्टेट सब्सिडीज़ हैं ये यूएस का जो कैपिटलिज्म सिस्टम है उसको डिफीट करती हुई नज़र आ रही हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के केस में अगर देखें 2009 से लेकर 2023 तक चाइना ने 230.9 बिलियन डॉलर की सब्सिडीज दी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को। 230.9 बिलियन की जब उसने सब्सिडीज दी तो इस सेक्टर ने अच्छी खासी अमाउंट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाई जिनकी डिमांड थी, और वो दुनिया में गई। दुनिया में जो चाइना की व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड बढ़ी, जबकि यूएसए जब कैपिटलिज्म सिस्टम के तहत जब डिफरेंट कंपनीज अपने खर्च पे चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं तो उन्हें ख़तरा होता है, वो कॉस्ट एंड बेनिफिट को देख के चीज़ें बना रही होती हैं, तो वो ना इतनी स्पीड से बना सकती हैं चीज़ें और ना वो इतना रिस्क ही लेती हैं। ठीक है, चाइना में पता है क्या है एक्चुअल, जैसे कि एक चीज़ है, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर लें, उसकी कॉस्ट ये आ रही है इस ग्राफ के मुताबिक। ठीक है, एक स्पेसिफिक कॉस्ट आ रही है उसके ऊपर। जब चाइना उन जो सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उसको जब सब्सिडी देता है तो उनकी अपनी कॉस्ट है वो लो पड़ जाती है। ठीक है, जबकि यूएसए क्योंकि सब्सिडी नहीं देता, एक्चुअल कॉस्ट तो उनकी ये है, बाकी डिफरेंट अखराजात डिफरेंट ममालिक में जाएंगे, उनके कुछ ना कुछ टैरिफ सीटीसी होते हैं, कुछ बाकी चीज़ों को देखते हुए उनकी कीमतें कॉस्ट की ज़्यादा बढ़ जाती हैं यूएसए में। जब एक कम कीमत वाली चीज़ मार्केट में आ रही है जैसे चाइना की, और एक ज़्यादा कीमत वाले आ रही है जैसे यूएस की, तो लोग किसको प्रेफर करेंगे? जिसकी कीमत कम होगी तो वो चाइनीज़ मेड चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्वालिटी अगर एक तरह ही की हो तो चाइना डेवलपिंग कंट्रीज में या गरीब ममालिक में लो क्वालिटी की चीज़ें भेजता है, लेकिन दूसरे ममालिक में उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इस वजह से लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को ज़्यादा परचेज़ करते हैं। इस तरह अगर हम सोलर पैनल्स की एग्जांपल लें तो चाइनी मार्केट ने दुनिया की 80% जो सोलर कंपटीटर्स कंपनी थी सोलर पैनल बनाने वाले की 80% को बैंकक्रप्ट कर दिया। 500 फॉरेन कंपटीटर्स को इसने बैंकक्रप्ट किया। इसके अलावा अगर कॉर्पोरेट रीच को देखें तो 99% जो चाइनीज़ फर्म्स हैं वो चाइनीज़ गवर्नमेंट से सब्सिडी हासिल करती हैं। इस वजह से चाइना के अंदर जो भी चीज़ें बनती हैं वो एक तो जल्दी बन जाती हैं, दूसरा वो उनके लिए सस्ती पड़ती हैं जो कंपनीज उनको बना रही होती हैं। और इस तरह ये चाइनीज़ स्टेट सब्सिडीज़ यूएस कैपिटलिज्म को शिकस्त देती हुई नज़र आ रही हैं। इस तरह एक और चाइना की स्ट्रेटजी है, वो है डुअल सर्कुलेशन स्ट्रेटजी। आप इन टर्म्स को यूटिलाइज़ करें पेपर के अंदर तो अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा।
जो लोग इनको यूटिलाइज नहीं करते, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिखी हुई। द डुअल सर्कुलेशन स्ट्रेटजी चाइना यूटिलाइज करता है। अब ये डुअल सर्कुलेशन स्ट्रेटजी क्या है? इसका मतलब ये है कि चाइना एक साइड पे तो दुनिया के ऊपर अपना इन्हिसार बढ़ाना चाहता है, अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है, दूसरी तरफ चाइना दुनिया का अपने ऊपर इन्हिसार कम करना चाहता है कि चाइना को दुनिया पे इन्हिसार ना करना पड़े, दुनिया को चाइना पे करना पड़े। चाइना की ये जो स्ट्रेटजी है उसको डुअल सर्कुलेशन स्ट्रेटजी बोलते हैं। चाइना करता क्या है, फॉरेन टेक के एंड रिसोर्सेज को लेता है, उनको यूटिलाइज करते हुए उनसे फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाता है, और जब ये गुड्स बनती हैं इनको फिर पूरी दुनिया को आगे ये बेच रहा होता है। लेकिन पूरी दुनिया में बाकी ममालिक जो ये चीज़ बनाते हैं ये चाइना नहीं खरीदता, चाइना सिर्फ रॉ मटेरियल लेता है, उससे सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा होता है, और दूसरे बहुत से ममालिक ये चीज़ें नहीं बना पाते, उनको ये सेल कर रहा होता है, और जो बना पाते हैं उनके यहाँ ये महंगी बन रही होती हैं और उनकी कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन चाइनीज़ मार्केट कम कीमत में उन्हीं चीज़ों को प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो लोग फिर चाइनीज़ मार्केट की तरफ ज़्यादा टिल्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको डुअल सर्कुलेशन फनल की स्ट्रेटजी की समझ आ गई होगी। अब दूसरा बैटल ग्राउंड जो है तो वो है नेटवर्क का, ये डिजिटल वर्ल्ड का टेक वार जो इन दोनों ममालिक के दरमियान चल रही है। चाइना और यूएसए दोनों इंटायरली सेपरेट इनकम्पैटिबल टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम्स क्रिएट कर रहे हैं। अब इन दोनों के दरमियान इसके हवाले से राइवलरी है, इसके हवाले से मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, जो टेक वार चाइना एंड यूएसए के दरमियान में हो रही है। एक तो इनके दरमियान इशू 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको पता है, जो डिजिटल पाइप्स ऑफ द फ्यूचर के हवाले से इन दोनों के दरमियान कंपटीशन है। हवावे एंड आईफोन का कंपटीशन आपने पिछले दिनों इनके दरमियान मसला क्रिएट हुआ रहा था, वो आपने देखा होगा। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स की एक्सपोर्ट के ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी कि कोई मुल्क खासकर ताइवान के ऊपर पाबंदी लगाई थी कि वो चाइना को सेमीकंडक्टर्स ना बेचे। उसका मकसद ये था कि सेमीकंडक्टर्स जो है एआई में यूटिलाइज होता है, चाइना के पास सेमीकंडक्टर नहीं होगा तो चाइना एआई के अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी चीज़ें नहीं बना पाएगा, उस तरह से ग्रूम नहीं हो पाएगा। चाइना को इसने कोशिश की, फिर भी चाइना ने डीप सीक बना ली और यूएस की चैट जीपीटी को इसने मात दी, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी दुनिया है उसको यूएसए फोर्स करता आ रहा है कि वो टेक्नोलॉजी के लिए यूएसए पे इन्हिसार करें, चाइना से साइड पे हों, ठीक है। उनको फोर्स करता है बाकायदा, ताइवान को भी फोर्स करता रहा है ये सेमीकंडक्टर ना बेचे चाइना को। अब तीसरी बैटल ग्राउंड वो है जियोपॉलिटिक्स की, ग्लोबल चौक पॉइंट्स, उन पे इन दोनों ममालिक का मसला है। आप अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे है मालाका, यहाँ से चाइना की मोस्टली प्रोडक्ट्स गुजरती हैं और डिफरेंट ममालिक को जाती हैं, और चाइना का ऑयल भी मोस्टली यहाँ से 80% के करीब तकरीबन यहाँ से गुजर रहा होता है। अब यहाँ पे जो आसपास के ममालिक हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलिपाइन है, और ये सारे ममालिक हैं जो भी आसियान हैं, ये जो ममालिक है ना इर्द गिर्द, ये यूएस अलाइड हैं ज़्यादातर। अब यूएस के अड्डे भी यहाँ पे मौजूद हैं, यूएस किसी भी टाइम पे यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है चाइना के लिए। इसके अलावा साउथ चाइना सी में जो चाइना की ट्रेड होती है उसके लिए भी यूएसए थ्रेट है, यहाँ पे यूएसए मौजूद है। यूएसए समझता है चाइना थ्रेट है, चाइना कहता है यूएसए थ्रेट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आर्कटिक ओशन, ये आर्कटिक ओशन है जो शुमाल में मौजूद है दुनिया के में। अब हो ये रहा है कि आर्कटिक ओशन में वैसे बर्फ़ है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये बर्फ़ है ये पिघल रही है। अब इस बर्फ़ के पिघलने की वजह से जो दुनिया की ट्रेड है यहाँ से होना शुरू हो जाएगी, इस रीजन से। अब जब इस रीजन से ट्रेड शुरू होने के चांसेस हैं, तो उसके नतीजे में जो बड़े ममालिक हैं उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होंगे। यहाँ पे रशिया भी है, चाइना भी यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा आपको पता है कि ग्रीनलैंड का इशू चलता रहा पिछले दिनों में, जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने कई दफ़ा कहा कि वो ग्रीनलैंड पे कब्जा करने जा रहा है। उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स मौजूद हैं जो 6G एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं। यूएसए का ये दावा था कि अगर उसने यहाँ पे कब्ज़ा ना किया तो चाइना या रशिया यहाँ पे कब्ज़ा कर लेंगे, तो इसलिए वो चाहता है कि वो यहाँ पे पहले ही कब्ज़ा कर ले। इसकी बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा पनामा कैनाल वाला ये जो रीजन है, यहाँ पे भी इनका कन्फ्लिक्ट है।
ये बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो चाइना है उसका असर रसूख जो जनूबी अमेरिका है उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो ये इंडो पैसिफिक रीजन है सारा, इसके अंदर इनका कन्फ्लिक्ट है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज इन्होंने बनाई हुई हैं। तो ये था जियोपॉलिटिक्स। उन स्ट्रेटजी के हवाले से हम बात करेंगे इंशाल्लाह किसी और दिन। अब हम देखते हैं इनका जो डिप्लोमेटिक चाइना ट्रैप है उसको देखते हैं। मैंने बताया कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं मोस्टली यूएसए के अलाइज हैं। अब चाइना ने उन कंट्रीज़ के साथ भी अपने टाइज़ क्रिएट की हुई हैं। अब जो ये टाइज़ हैं इतनी मजबूत हैं कि वो ममालिक चाइना को छोड़ने को तैयार नहीं है। लाइक कनाडा है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, इटली है और बहुत से ममालिक हैं। वो जो हैं वो इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, इनके इकोनॉमिक टाइज़ हैं। और यूएसए जो है वो ये कर रहा है कि वो इन ममालिक पे टैरिफ सिटी से लगा रहा है, चाइना पे भी लगा रहा है। तो ये ममालिक तो ज़्यादा चाइना की तरफ फिर टिल्ट होंगे। चाइना ने इनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना के एक तरह से यूएसए को टफ टाइम दिया है अच्छा खासा, ठीक है। उसके जो पार्टनर्स हैं वो बीजिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा यूएस की स्ट्रेटजीज़ को दोनों को दोबारा से देखें 2016 से पहले और 2016 के बाद, तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि 2016 से पहले यूएस की स्ट्रेटजी ये थी कि चाइना को इंटीग्रेट करे ग्लोबल मार्केट में। अब यूएस की स्ट्रेटजी ये है कि चाइना को डिकपल करे। चाइना तो उसका पावर कंपटीशन है। दूसरा एक और मेथड इसको इंश्योर करवाने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ चाइना के लिए, उसने WTO में चाइना की एंट्री के लिए एग्री हुआ। चाइना एंटर हुआ WTO में। और अब यूएसए क्या कर रहा है कि यूनिलैटरल टैरिफ्स लगा रहा है चाइना की प्रोडक्ट्स के ऊपर। बाकी दुनिया के ऊपर भी लगा रहा है लेकिन चाइना के ऊपर ज़्यादा लगा रहा है ताकि उसकी एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल किया जा सके। और अपने अलाइज के हवाले से देखें तो पहले जो यूएस की स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि वो अपने अलाइज के साथ मिल के एक्शन लेता था जो भी उसने लेना होता था। लेकिन अब क्या है, अब जिस तरह से वो अपने कंपटीटर्स के साथ को ट्रीट कर रहा है उसी तरह से ये अपने अलाइज को ट्रीट कर रहा है। अपने अलाइज पे भी ये उसी तरह से टैरिफ्स लगा रहा है। ये यूएसए के लिए यूएसए की स्ट्रेटजी में चेंज आया है और जो इसके लिए एक मनफी कदम साबित हो सकता है, एक नेगेटिव रिजल्ट इसके लिए क्रिएट कर सकता है। अब जो ये यूनिलैटरल एक्सपेरिमेंट यूएसए कर रहा है इसकी वजह से यूएसए पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। आपको पता है कि पिछले दिनों में जब यूएसए ने डिफरेंट ममालिक की ट्रेड्स पर, एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगाए तो उसकी वजह से 3 लाख जॉब्स का कोस्ट अमेरिका को झेलना पड़ा। इसके अलावा चाइना का जो बिहेवियर है वो ज़्यादा वर्सन हुआ। आपने देखा चाइना ने ज़्यादा मतलब कि ख़तरनाक तरीके से जवाब दिया, उसने मज़ीद टैरिफ लगा दिए जो मज़ीद यूएसए के लिए नुकसान देगा। फिर यूएसए को पीछे हटना पड़ा। ये सारी आपने चीज़ देखी। इससे यूएसए का जो मोराल था वो गिरा। यूएसए की जो डिप्लोमेटिक अथॉरिटी है उस पर हरफ आए, उस पर लोगों ने आवाज़ उठाई। इसके अलावा जो ट्रेड का इम्पेक्ट हुआ, यूएसए की ट्रेड को नुकसान हुआ, चाइना की ट्रेड को ऐसा इतना नुकसान नहीं हुआ उसकी वजह से। अच्छा जी, अब अगर हम देखें कि अगर यूएसए मल्टीलैटरलिज्म के थ्रू चाइना को काउंटर करने की कोशिश करता है तो वो चाइना को काउंटर कर सकता है, ठीक है, अपने जापान, यूरोपीय यूनियन, EDC को मिला के। लेकिन अब हो ये चुका है कि जो ये यूरोपीय यूनियन के बहुत से ममालिक हैं इनके भी चाइना के साथ ताल्लुकात हैं। और अब उस तरह से जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप की अग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं उस तरह से तो यूएसए के लिए पॉसिबल नहीं है, यूरोपीय यूनियन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो यूएसए वाले पलड़े की तरफ झुक जाएं, जैसा कि इटली पिछले दिनों में सीधे सीधे जवाब देता हुआ आपको नज़र आ रहा था यूएसए को। अच्छा जी, यहाँ तक थी ये बात। और अगर हम देखें कि यूएसए के लिए क्या पॉलिसी ऑप्शन है, एक तो ये कि वो मल्टीलैटरलिज्म के थ्रू सक्सेसफुली कम्पीट कर सकता है चाइना को और उसको अब यूएसए को अपने एडवांटेजेस को ही सिर्फ अकेले को नहीं देखना चाहिए बल्कि अपने ग्लोबल अलायंस नेटवर्क को बेहतर करे, इमिग्रेंट्स के टैलेंट को यूटिलाइज़ करे टेक्नोलॉजी में यूएसए चाइना को कम्पीट करने के लिए। और इसको अपने जो अलाइज हैं
उनको क्लियर करना चाहिए कि वो आया कि उनके साथ खड़ा है या उनके खिलाफ है। उनको ख़तरा ही रहता है यूएसए से, क्योंकि यूएसए को आपने जैसे देखा कि मिडिल ईस्ट में मिडिल ईस्ट के साथ जो उसके अलाइज थे उनको वो अकेला छोड़ गया जब उन पर ईरान बमबारी कर रहा था, या कतर पे, जैसे कि कतर पे उसने इसराइल ने बमबारी की तब भी उसने तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। इस वजह से दूसरे जो अलाइज हैं उनका जो एतमाद है यूएसए से वो भी हटता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह के ऑप्शन लेने से यूएसए कुछ हद तक काउंटर कर सकते हैं। आज हमने इतना ही पढ़ना था, और नेक्स्ट हम कोई न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।